डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM एकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है उसी के अंतर्गत एकात्मक एवं संघात्मक संविधान की बात करेंगे। फिर इसके बाद संसदीय और अध्यक्षीय सरकार की बात करेंगे। उससे संबंधित बेहद बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। और साथियों, आपके सामने दो बेहद महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं। खासकर एक तो आपका बिहार एस्टेट 2026 और उसके साथ ही TRE 4, और इसी क्रम में आपका यूपी PGT और TGT का एग्जाम है। फिर उसके बाद आपका GIC का एग्जाम होगा और नेट का भी एग्जाम है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने समय को इस प्रकार बांटें ताकि ये सभी परीक्षाओं का जो सिलेबस है आपका वो एकदम कवर हो सके, साथ ही GS भी। तो देखिए, जीएस को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। जीएस ही आपको आपका बेड़ा पार लगाएगा। बहुत से साथी ऐसे होते हैं, विषय पे तो पकड़ है लेकिन उनका जीएस वीक हो जाता है, इस वजह से वो बाहर हो जा रहे हैं। लेकिन आप जीएस पर भी फोकस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर लें, जहाँ PDF आपको मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप व्हाट्सअप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई कंटेंट की आवश्यकता हो या कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि शासनों का वर्गीकरण एकात्मक तथा संघात्मक दृष्टि से किस आधार पर किया जाता है। सरकारों का जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, इसमें ये आपका यूनिटरी या फेडरल गवर्नमेंट्स होती हैं, किस आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के आधार पर इनका एकात्मक और संघात्मक दृष्टि में अंतर किया जाता है। एकात्मक और संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग ज़्यादा ऑप्शंस को नहीं पढ़ेंगे। ठीक। निम्न देशों में से किस में एकात्मक शासन नहीं है। किन देशों में एकात्मक शासन नहीं है? फ्रांस और आपका चीन और जापान में एकात्मक शासन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक शासन है। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एकात्मक शासन में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए। तो एकात्मक शासन में, एकात्मक सरकार में जो संविधान होना चाहिए आपका, वो उसके पास लिखित तथा अलिखित संविधान अवश्य होना चाहिए। जैसे कि आपका यूके में है। एकात्मक शासन में सारी शक्तियां किसमें केंद्रित होती हैं। एकात्मक शासन में या एकात्मक सरकार में जो सभी शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित होती हैं? तो सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। एकात्मक शासन में केंद्र तथा राज्यों की स्थिति कैसी होती है? तो एकात्मक शासन में केंद्र तथा राज्यों की जो स्थिति होती है, इसमें केंद्र आपका सर्वशक्तिशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कि एक फेडरेशन में इकाइयों की क्या स्थिति होती है। फेडरेशन मतलब संघ। एक फेडरेशन में इकाइयों की क्या स्थिति होती है? तो जो इसमें राज्य होते हैं, केंद्र और राज्य, खासकर एकात्मक शासन व्यवस्था में, यहाँ संघीय शासन व्यवस्था में फेडरेशन मतलब संघ। तो संघीय शासन में जो आपके राज्य होते हैं, इनकी अपनी स्वतंत्रता, अस्मिता, स्थिति होती है। इनकी अपनी स्वतंत्र अस्मिता या स्थिति होती है, जैसे कि आपका US में है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। एकात्मक शासन के मुख्य दोषों में से एक दोष क्या है? तो एकात्मक शासन के मुख्य दोषों में से जो दोष है आपका, यह स्थानीय पहल को कुचल देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एकात्मक शासन की एक मुख्य विशेषता या गुण क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो एकात्मक शासन की विशेषता होती है कि इसमें सीमाओं के संबंध में कोई संघर्ष नहीं होता है। एक संघ निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में आ सकता है। संघ का निर्माण किस प्रकार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा एकीकरण तथा विघटन दोनों प्रक्रिया से। जैसे भारत में एकीकरण हुआ और सोवियत संघ में विघटन हो गया। नेक्स्ट है कि एकात्मक शासन में राज्यों के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो एकात्मक शासन में राज्यों के पास जो भी शक्ति होगी, उनके पास वही शक्तियां होती हैं जो केंद्र द्वारा दी जाती हैं। फेडरेशन शब्द यानी फेडरेस से लिया गया है। यह निम्न में से किस भाषा से संबंधित है।
फेडरेशन शब्द जो आपका फोडेस है वो लैटिन भाषा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था आपका ब्रिटेन में, यूएसएसआर, यूएसए और स्विट्जरलैंड में संघीय शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक देश में संघीय शासन है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है, फेडरलिज्म कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यूएस में, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था है। फ्रांस में चूंकि इसको हम अर्ध अध्यक्षात्मक शासन भी बोलते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कार्य करते हैं, तो इसको जरा फ्रांस को याद रखिएगा। संघीय शासन में केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों को किस द्वारा विभाजित किया जाता है? किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, तो ये होगा आपका संविधान के द्वारा, जैसा कि भारत में है, यूएस में है। न्यायिक पुनर्वलोकन किसका लक्षण है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन जो है, जुडिशियल रिव्यू, किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? ये होगा आपका संघीय शासन व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस कारक ने संघीय शासन में केंद्र को शक्तिशाली बनाने में योगदान नहीं किया है? 16, तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता तथा संघर्षों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि एकात्मक राज्य वह है जो, एकात्मक राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो एकात्मक राज्य वह है जो एक केंद्रीय सरकार के अंदर संगठित होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक काल के संघों को सहकारी संघों की संज्ञा क्यों दी जाती है? सहकारी संघवाद क्यों दिया जाता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्यों संज्ञा दी गई है? ये केंद्र राज्यों तथा केंद्र के बढ़ते हुए सहयोग के कारण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस देश में एकात्मक शासन नहीं है? तो किस देश में एकात्मक शासन नहीं है? तो चीन और ब्रिटेन में एकात्मक है। सोवियत संघ में संघीय शासन व्यवस्था है, तो ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित शर्तों में से कौन संघ बनाने के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित शर्तों में से कौन सा संघ बनाने के लिए आवश्यक विशेषता या आवश्यक लक्षण नहीं है? तो संघ बनाने की इच्छा हो, एक स्वतंत्र न्यायपालिका हो, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध, भौगोलिक समीपता की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी। एकात्मक शासन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो एकात्मक शासन का सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन है। बाकी तीनों संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। संघ में संविधान का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संघ में संविधान का संशोधन राज्यों की सहमति से केंद्र द्वारा किया जा सकता है। एक संघीय सरकार किस प्रकार के केंद्र का विचार करती है? तो एक संघीय सरकार जो है न तो सशक्त हो और न ही कमजोर केंद्र। संघीय शासन में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए? तो संघीय शासन में जो संविधान होना चाहिए आपका, इसमें एक ऐसा संविधान जो न तो बहुत अनम्य और न ही बहुत नम्य, ऑप्शन सी, 24 का सी राइट आंसर होगा। सामान्यतः संघीय शासन में किस प्रकार की न्यायपालिका होती है? तो सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था में जो न्यायपालिका होती है वो दोहरी हो सकती है, केंद्र और राज्य के लिए, ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 26 कि निम्नलिखित संघों से किस राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है? राज्यसभा में, यानी जो उच्च सदन है, जो कि राज्यों का प्रतिनिधि सदन है, उसमें समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी, कनाडा। आपने भारतीय संविधान ने यही सी व्यवस्था ली है। बाकी यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है उच्च सदन में, लेकिन भारत में ऐसा जनसंख्या के आधार पर है, और कनाडा में भी। यह भाव के संघ समाप्त होने की दिशा में क्यों आ रहा है? 27 ऐसा इसलिए केंद्रीय सरकार की शक्ति में वृद्धि के कारण। क्वेश्चन नंबर 28 है, संघ के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों में से कौन सी शर्त नीचे गलत अंकित की गई है? 28, तो यह है कि राजनीतिक प्रेरणा से युक्त नागरिकता, ऑप्शन डी। संघीय शासन में राज्यसभा किसको प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? तो संघीय शासन में राज्यसभा जो है संघ की इकाइयों या राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विषय साधारणतः संघ में इकाइयों के हाथों में से नहीं छोड़ा जा सकता? ये होगा आपका विदेश नीति। नेक्स्ट है, संघीय सरकार निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो संघीय सरकार किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो याद रखिएगा, जहां 31, जहां एक बड़ा देश हो, मल्टी कल्चरल हो, मल्टी सिविलाइजेशन हो, वहां। ठीक, ऑप्शन बी, जैसे कि भारत हुआ, रूस हुआ। एक संघीय प्रणाली वाला देश किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एक संघीय प्रणाली वाला जो देश है वो दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, लेकिन भारत इस मामले में अपवाद है। भारत में एक ही नागरिकता है, यूएस में दोहरी नागरिकता है, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। आमतौर से संघ में निम्न में से कौन सा एक विषय केंद्र को नहीं दिया जाता? 33, तो ये होगा पुलिस। पुलिस राज्यों के पास रहती है। संघात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रीय महत्व के विषय किसको सौंपे जाते हैं? तो संघात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रीय महत्व के जो भी विषय हैं वो केंद्र को सौंपे जाते हैं। थर्टी फाइव देखिए कि संघीय शासन में राज्यों के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं? तो संघीय शासन में राज्यों के पास संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां होती हैं। 36 कि संविधान की सर्वोच्चता, जिसे संघीय शासन का एक आवश्यक लक्षण माना जाता है, उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ होता है संविधान सभी संस्थाओं और नागरिकों से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कि ब्रिटेन में स्थानीय सरकार बहुत मजबूत है किंतु वह विधि निर्माता निकाय नहीं है वरन विधि रति निकाय है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कोट है आपका CF स्ट्रॉन्ग के द्वारा। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार की स्थापना कब की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार की स्थापना 1789 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा लक्षण या विशेषता एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं है? तो एकात्मक सरकार की विशेषता क्या नहीं है? सरल संगठन, राष्ट्रीय एकता और शक्तिशाली दृढ़ शासन हो, स्थानीय हितों की हानि होती है इसमें। तो ये आपका एकात्मक सरकार की विशेषता सरल संगठन नहीं होगा, बाकी 3 होंगे। संघीय शासन में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए? संघीय शासन में इसमें लिखित संविधान होना चाहिए और केंद्र और राज्यों के बीच संविधान के माध्यम से ही शक्तियों का विभाजन हो। 42 कि निकट अतीत में अधिकांश संघीय देशों में निम्न में से क्या सही माना जाता है? 42, तो इसमें सही होगा आपका केंद्र तथा राज्यों दोनों शक्तिशाली हो गए हैं। संघीय शासन में स्वतंत्र न्यायपालिका किसके लिए आवश्यक है? तो संघीय शासन में स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए आवश्यक है क्योंकि केंद्र तथा राज्यों के मध्य चलने वाले विवादों को सुलझाया जा सके। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि किस वर्ष कनाडा में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया? तो किस वर्ष कनाडा में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया? 44, तो ये 1867 में। स्विट्जरलैंड में प्रांतों को क्या कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड में प्रांतों को हम क्या बोलते हैं? तो उनको कैंटन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कि संघीय शासन का अर्थ ऐसी पद्धति से जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों में सामंजस्य होते हुए भी वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। उपयुक्त संघवाद की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये होगा केसीवेयर, प्रोफेसर केसीवेयर, जो कि भारतीय संघवाद को क्या बोलते हैं? ये अर्ध संघात्मक बोलते हैं, क्वेसी फेडरल बोलते हैं। कौन सा सिद्धांत संघवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? 47 देखिए, कौन सा सिद्धांत संघवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? ये होगा एकहरी राज्य शक्ति। नेक्स्ट है सबसे अधिक अनम्य संविधान किस देश का है? अनम्य संविधान मतलब जो कि कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, जिसका संशोधन आसानी से न किया जा सके। ये होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संघ राज्य का आवश्यक गुण क्या है? तो संघ राज्य का आवश्यक गुण होना चाहिए आपका संबंध विच्छेद की स्वीकृति नहीं, शक्ति विभाजन, अनम्य तथा सर्वोपरि संविधान और उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए जरा कि किस प्रकार के शासन में जनता दो प्रकार के कानूनों का निर्वाह करती है?
तो 2 प्रकार के कानूनों का निर्वाह किस प्रकार के शासन में जनता करती है? ये होगा आपका संघात्मक शासन में। विश्व का सबसे निर्बल सीनेट कौन-सा है? तो विश्व का सबसे निर्बल सीनेट आपका कैनेडियन सीनेट है। विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन, तो विश्व का सबसे शक्तिशाली जो उच्च सदन है वो है आपका अमेरिका का उच्च सदन सीनेट। नेक्स्ट है कि जनता को अपनी इच्छा के अनुसार शासन करने की सुविधा सबसे ज्यादा किस देश के नागरिकों के पास है? 53, तो ये होगा स्विट्जरलैंड। किस पद्धति में संघ निर्माण की इच्छा ऊपर से नीचे की तरफ चलती है? ये होगा आपका केंद्रोपरांग पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, कि किस देश में संघीय और प्रांतीय सभाओं के बीच विवादों की अंतिम निर्णायक संघीय शासन है, न कि संघीय न्यायालय? 55, ये होगा आपका स्विट्जरलैंड। किस तरह की व्यवस्था वाले संघ एकात्मक शासन व्यवस्था के अत्यधिक करीब होते हैं? 56 देखिए, तो ये होगा आपका अवशिष्ट शक्तियां जब संघ के पास रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, वह कौन सा देश है जहां सीनेट में प्रत्येक इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है? 57, ये है अमेरिका और स्विट्जरलैंड, यानी डी होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैच करना है। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को प्राप्त हैं, ये अमेरिका के मामले में है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त हैं, ये भारत के मामले में है। द्वितीय सदन में रूढ़िवादिता पाई जाती है, ये ब्रिटेन। और अत्यधिक निर्बल सदन जो है कनाडा का है। नेक्स्ट है, संघ निर्माण की किस पद्धति में संघ निर्माण की इच्छा नीचे से ऊपर की ओर चलती है? तो अभी आपने देखा केंद्रोपरांग। केंद्रोन्मुख पद्धति का सर्वोच्च उदाहरण कौन सा है? केंद्रोन्मुख पद्धति का सर्वोच्च उदाहरण है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। एकात्मक सरकार को जब संघात्मक सरकार में परिवर्तित किया जाता है तो कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? तो केंद्रोपरांग पद्धति। संघ निर्माण की सफलता निर्भर करती है, तो संघ निर्माण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि एकता की इच्छा हो, भौगोलिक एकता हो, आर्थिक संसाधनों का उचित वितरण, लोकतांत्रिक भावना आदि। तो डी होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कि स्विट्जरलैंड की स्थापना के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? स्विट्जरलैंड है उसकी जब स्थापना है तो उसमें प्रारंभिक सदस्य कितने थे? उसमें 5, 3, 2 या केवल 4? 63, तो केवल 3 थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई डाउट हो या कोई ज़रूरी बात हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो या कंटेंट हो तो आप उसके लिए मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। 64 देखिए जरा। संघीय बंधन में बांधने वाले प्रमुख कारक सुरक्षा संबंधी किस देश के लिए शुरुआती दौर में उपयुक्त था? ये था आपका सोवियत संघ, ऑप्शन बी। संघ की इकाइयां न तो बहुत बड़ी होनी चाहिए और न ही बहुत छोटी। यह वाक्य किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? ये वाक्य प्रयोग किया गया आपका प्रोफेसर के.सी. वेर के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस देश के केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? तो यह है आपका भारत। पाकिस्तान किस दृष्टि से उत्तम संघ नहीं था जिसके कारण 1971 में उसका विघटन हो गया? ये था आपका भौगोलिक एकता। नेक्स्ट है, परिसंघ का निर्माण किस प्रकार की परिस्थिति में किया जाता है? तो परिसंघ का निर्माण किस प्रकार की परिस्थिति में किया जाता है? तो ये होता है आपका बाह्य शक्तियों के आक्रमण पर, आंतरिक विद्रोह होने पर, प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि आधुनिक संघों में संसदात्मक कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होता है। आधुनिक संघों में संसदात्मक कार्यपालिका का उत्तरदायित्व होता है विधानमंडल पर, राष्ट्राध्यक्ष पर या जनता पर? ये होगा विधानमंडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि किस देश में संसदात्मक कार्यपालिका का उत्तरदायित्व विधानमंडल के प्रति नहीं होता है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस। किस देश में राज्याध्यक्ष का मंत्रिमंडल राष्ट्राध्यक्ष के प्रति ही उत्तरदायी होता है?
71 तो ये होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुल कार्यपालिका का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो बहुल कार्यपालिका का जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की महानतम देन क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की जो महानतम देन है वो है सर्वोच्च संघीय न्यायपालिका का आदर्श। किस देश का सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र नहीं है? तो ये होगा आपका फ्रांस। नेक्स्ट है कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के बारे में निम्नलिखित कथन किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? कि भविष्य की चौथाई शताब्दी में राज्य खोखले बन जाएंगे और वे मुख्यतः संघीय विभागों के ग्रामीण जिले के रूप में कार्य करेंगे तथा अपने भरण पोषण के लिए संघीय कोष पर निर्भर रहेंगे। किसका कोट है ये? लियोनार्ड, जेम्स मिल, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? ये होगा लियोनार्ड। संविधान की अनुपस्थिति में राज्य अराजकता की तरफ चला जाता है। संविधान के बिना राज्य अराजकता का शासन होगा, किसने कहा? तो यह है जेलिनेक का कोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान भारत से अधिक लचीलापन लिए हुए है। 77 ये तो गलत है, ये गलत है। कारण देखिए क्योंकि भारतीय संघवाद संशोधन एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। 77 तो 8 तो सही है लेकिन कारण कथन ऑप्शन डी सही होगा। साथियों इसमें हम लोग इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से नेक्स्ट जो हमारे 75 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।